नमस्कार विद्यार्थियों। अब तक हमने तर्क संग्रह में द्रव्य, पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ के बारे में और फिर द्रव्य के बारे में पढ़ लिया है, चर्चा कर ली है। आज जो क्रम प्राप्त आगे आएगा तो द्रव्य के बाद है गुण, कर्म और सामान्य। विशेष, समवाय और अभाव के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आज जो हम चर्चा करेंगे वह है गुण, कर्म, सामान्य के बारे में। तो गुण है गुणानां विभागः। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। क्रम से रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 गुण हैं। संख्या में कितने हैं गुण? 24। ये आपको याद भी रखना है और इन गुणों को क्रम से भी ध्यान रखना है। अब जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि गुणों की संख्या तो बता दी, पर गुण होते क्या हैं? गुण की क्या परिभाषा है? अथवा के नाम गुणाः, गुणस्य परिभाषा का। तो इसके उत्तर में लिखते हैं, तर्क संग्रह दीपिका में स्वयं अन्नम भट्ट ने लिखा है, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः। बहुत सरल परिभाषा है, देखने में थोड़ी क्लिष्ट सी लग रही है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। क्या है इसका अर्थ? गुण वो है जो हमने द्रव्य पढ़ लिए और जो हम आगे कर्म पढ़ेंगे उन दोनों से जो अलग है, यानी ना तो वो द्रव्य है ना वो गुण है। पदार्थ अवश्य है, पदार्थत्व तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव सभी में रहेगा, लेकिन गुण वह है जो ना द्रव्य है और जो ना कर्म है, उनसे भिन्न है, उनसे अलग है, लेकिन उसमें गुणत्व नाम का सामान्य रहता है। ये सामान्य जाति होती है। हमने आपको पहले भी बताया, मैंने आपको, कि स्त्री में स्त्रीत्व जाति, पुरुष में पुरुषत्व जाति, गो में गोत्व जाति। तो हर व्यक्ति में उसकी जाति रहती है। और जाति किनकी बनती है? जो संख्या में बहुत अधिक होते हैं और एक जैसे होते हैं, तो उनमें उसकी जाति रहती है। जाति सभी में रहेगी। गो बहुत सारी हैं तो उन बहुत सारी गौओं में गोत्व जाति रहेगी। महिलाएं बहुत सारी हैं तो उनमें महिलात्व अथवा स्त्रीत्व जाति रहेगी। पुरुष बहुत सारे हैं तो उनमें पुरुषत्व जाति रहेगी। इसी प्रकार भैंसें हैं तो उनमें महिषत्व जाति रहेगी। तो इसी प्रकार जितने भी ये 24 गुण हैं संख्या में, तो इनकी संख्या अधिक है, तो वह जो द्रव्य से और कर्म से भिन्न हो, लेकिन उसमें गुणत्व जाति रहती हो। सामान्यवान गुण का मतलब है कि उसमें गुण नाम की जाति रहती हो। तो जो द्रव्य और गुण से भिन्न हो और उसमें गुणत्व नाम की जाति रहती हो, उसे कहते हैं गुण। यही गुण की परिभाषा दी है। अब एक परिभाषा और दी जिसका अर्थ भी वही है, गुणत्व जातिमान गुणः, जिसमें गुणत्व नाम की जाति से जो युक्त है वह गुण है। ये परिभाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसे ऐसे कहा जाए कि स्त्रीत्व जाति से जो युक्त है वह स्त्री है। ठीक है। अब प्रश्न जो उपस्थित होता है वो यह है कि लघुत्व, मृदुत्व, कठिनत्व, इन सब के विद्यमान होने पर, जिनका आपने इन 24 गुणों के अंदर परिगणन नहीं किया है, आप देख लीजिए कि लघुत्व इसमें कहीं नहीं है, मृदुत्व इसमें कहीं नहीं है, कठिनत्व इसमें कहीं नहीं है, कि इन तीन के होने के बाद भी आपने संख्या में 24 गुण ही क्यों कहे हैं? इससे अधिक होनी चाहिए, यानी 25, 26 और 27 गुण कहने चाहिए थे आपको, किंतु आपने फिर भी 24 कहे हैं। इन तीनों को क्यों नहीं लिया? तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं स्वयं अन्नम भट्ट तर्क संग्रह दीपिका में कि न लघुत्वस्य गुरुत्वस्य भाव रूपत्वान् मृदुत्व कठिनत्वयो अवयव संयोग विशेष रूपत्वात्, कि ऐसा नहीं है कि संख्या में गुण 24 से ज़्यादा हैं। संख्या में गुण 24 ही हैं, और ये जो लघुत्व है ये क्या है? गुरुत्व का अभाव है, यानी बड़े होने का अभाव ही तो लघुत्व होता है। तो गुरुत्व का अभाव है, वही लघुत्व है। और मृदुत्व का और कठिनत्व है, ये दोनों अवयव संयोग है, ये कोई विशेष रूप से नहीं है। मृदुत्व
और कठिनत्व के आपस में मृदुत्व कठिनत्व यो अवयव संयोग विशेष रूपत्वात्, किसी अवयव संयोग के रहने से किसी में मृदुत्व आ जाता है और किसी में कठिनत्व आ जाता है, तो ये किसी प्रकार के गुणों में नहीं गिने जाएंगे। और जो लघुत्व है वो तो अपने आप में गुरुत्व का अभाव है। तो ऐसे अगर सभी व्यक्तियों का अवयव का संयोग रूप भी जोड़ने लगेंगे और किसी का अभाव रूप की गणना करने लगेंगे तो ये तो फिर चीज़ें अनंत होने लग जाएंगी। तो इतनी कल्पनाओं का गौरव करने की अपेक्षा है कि उनके अभाव रूप और चीज़ों के संयोग रूप को न जोड़ें, अपितु उनके मूल रूप को ही लिया जाए, तभी ऐसा हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर संख्या में गुण 24 ही माने गए हैं। तो इन तीनों का उसमें इन सभी के अंदर अंतर्भाव होने के कारण वहाँ पे नहीं माना गया है। अगले पे चलते हैं। गुण के बाद आज क्रम प्राप्त है कर्म विभागः। संख्या इनकी 5 है। आपको याद रखनी है कि कर्म कौन कौन से होते हैं, परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। उत्क्षेपणा, प्रक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण यानी ऊपर की ओर, उत यानी ऊपर की ओर, क्षेपण यानी असुन क्षेपणे धातु होती है फेंकने अर्थ में, तो यहाँ पर भी फेंकना है। उत्क्षेपण यानी ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन यानी सिकुड़ना, प्रसारण यानी फैलना, और गमन यानी गमन करना। तो उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म हैं। अब फिर बात वही आती है कि कर्म तो आपने गिना दिए 5 है, लेकिन कर्म होते क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कर्म की क्या परिभाषा है। तो किम नाम कर्म अथवा कर्मणः का परिभाषा। तो उत्तर में लिखते हैं संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कर्म। फिर आपको ऐसा लगेगा कि क्या है ये संयोग, क्या है उससे भिन्न होना, और अब ये समवायी कारण कहाँ से आ गया। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। न्याय या न्यायिकों की एक प्रवृत्ति है कि हर छोटी बात को थोड़ा खींच कर लिखते हैं, लेकिन अर्थ उसका सामान्य ही होता है। थोड़ा मस्तिष्क का व्यायाम अवश्य है, किंतु कठिन नहीं है। तो कर्म क्या होता है, जो संयोग से तो भिन्न हो लेकिन संयोग का असमवायी कारण बने। ये संयोगा समवायी कारण को तोड़ेंगे अगर आप, तो शब्द बनेगा संयोग समवायी कारणम कर्म। संयोग का समवायी कारण हो। एक एक को पकड़ते हैं और समझते हैं। संयोग से भिन्न हो, तो संयोग को समझ लेते हैं पहले क्या होता है। हाथ से पुस्तक का संयोग होना। आपने हाथ में चौक रखा है तो हाथ और चौक का संयोग है। आपके हाथ में पेन है अभी, और आप जब लिखते हैं तो पेन को हाथ से पकड़ते हैं, तो उस समय हाथ का पेन का संयोग होता है। आप जब लिख रहे होते हैं तो आपकी कॉपी से भी आप उसका संयोग होता है, हाथ का और पेन का भी। तो इस प्रकार से ये संयोग कहलाता है। ऐसी 2 वस्तुओं का मिलन जिनको आप पृथक कर सकते हैं, वह कहलाता है संयोग। अब लेकिन कर्म क्या है, कर्म उस संयोग से तो भिन्न है जो आपने किया अभी अभी, लेकिन उस संयोग का असमवायी कारण है वह। अब ये असमवायी कारण क्या होता है कि जब एक चीज के साथ संयोग होने पर दूसरी चीज के साथ संयोग अनायास ही स्वाभाविक रूप से हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, असमवायी कारण। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि जब आपने हाथ के अंदर पुस्तक को रखी, तो हाथ से पुस्तक का संयोग तो स्वाभाविक दिख गया हो रहा है। हाथ से पुस्तक के संयोग को तो हमने चलाकर हाथ पे पुस्तक रखी है, लेकिन उस हाथ पे पुस्तक को रखने से शरीर से भी उस पुस्तक का संयोग हो रहा है। तो पुस्तक और जो शरीर का संयोग है वह क्या है, असमवायी कारण। असमवायी और समवायी कारण की चर्चा तर्क संग्रह में आगे आएगी विस्तार से। यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जो कर्म है वो संयोग से तो अलग है, संयोग आप समझ ही चुके हैं। और आप ये देखिए, किसी भी चीज़ को कर्म, अगर आप चीज़ को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, आपके हाथ में कोई बॉल है, कुछ कंदूक है, गेंद है, तो उसको आप नीचे की तरफ फेंकेंगे तो आपने कर्म किया अपक्षेपण नीचे की तरफ फेंकने का, तो लेकिन वह नीचे ज़मीन से जाके छुएगी तो वो संयोग होगा उसका। तो ये संयोग का असमवायी कारण बने, वह कर्म कहलाता है। ठीक है, जो संयोग से भिन्न हो किंतु संयोग का असमवायी कारण हो, उसको कर्म कहते हैं। और भी इसकी सरल परिभाषा कर्मत्व जातिमत्वम कर्म, कि जिसमें कर्मत्व नाम की जाति रहती हो
वह कर्म कहलाता है। ये परिभाषा सरल है जो आप किसी की भी दे सकते हैं। पदार्थ की परिभाषा जिसमें पदार्थत्व रहता हो, कर्म की परिभाषा जिसमें कर्मत्व रहता हो, इसी प्रकार द्रव्य की परिभाषा जिसमें द्रवत्व रहता हो, क्योंकि जो जाति है वो तो उसमें रहेगी रहेगी ना। एक सरल परिभाषा ये है। परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रसंग लिखना है, फिर अर्थ लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है और अंत में टिप्पणियाँ भी लिखनी है। तो कर्म की जब आप टिप्पणी लिखें या किस कर्म से पहले हमने गुण पढ़ा, गुण की टिप्पणी पढ़े, गुण से पहले हमने द्रव्य पढ़ा, द्रव्य की टिप्पणी लिखें, तो आप इन सब में पदार्थ की परिभाषा को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी पदार्थ के अंतर्गत गिने जाते हैं। अन्नम भट्ट के बारे में लिख सकते हैं, तर्क संग्रह का अर्थ के बारे में लिख सकते हैं, तर्क संग्रह क्या है, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। टिप्पणियाँ अवश्य लिखें, क्योंकि उसके आपके अंक भी जोड़े गए हैं परीक्षा में। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि भ्रमण आदि के अतिरिक्त कर्म होने पर भी कर्म 5 ही कैसे गिने गए हैं। कि आपके पास भ्रमण है, रेचन है और संदन है, ऊर्ध्व गमन है और तिर्यक गमन है। इस प्रकार के अलग अलग गमन और ये जो रेचन है, इन सब के होने के बाद भ्रमण है, इनके होने के बाद भी आपको जहाँ 10 प्रकार के कर्म कहने चाहिए थे, वहाँ आपने 5 ही कर्म क्यों लिखे हैं, ऐसा प्रश्न उठाया गया, जिसका उत्तर तर्क संग्रह में तर्क संग्रह दीपिका में कहा गया कि ऐसा नहीं है कि इनसे अधिक है, क्योंकि भ्रमण जो है उसका और ये पक्षियों का रेचन जो होता है वो कहलाता है पक्षियों का गमन, और भ्रमण कहलाता है किसी भी चीज़ का तेज चलना, और पृथ्वी के पक्षियों का गगन से पृथ्वी की ओर आना, ये रेचन कहलाता है। संदन का मतलब होता है जल की गति। ऊर्ध्व गमन ऊपर की ओर गमन और तिर्यक गमन, ये सब पवन के गमन। तो इन सब का अंतर्भाव गमन के अंदर ही कर दिया गया, इसीलिए इनके अतिरिक्त किसी भी कर्म की गणना करना आवश्यक नहीं है। भ्रमण, तिर्यक गमन, ऊर्ध्व गमन, रेचन अर्थात पक्षियों का आकाश से पृथ्वी की ओर आना, संदन यानी जल की गति, इन सब का अंतर्भाव गमन में होने के कारण 5 ही प्रकार के कर्म गिने गए हैं, 5 से अतिरिक्त कर्मों की गणना नहीं की गई है। और आज का जो अंतिम है जिसका हम निरूपण करेंगे, सामान्यस्य भेदाः। ये वही सामान्य है जिसकी हम चर्चा बहुत देर से जाति के रूप में करते आ रहे थे। सामान्य के भेद के रूप में कहा, परम परम चेति द्विधम सामान्यम। ये मूल आपको याद रखने हैं। मूल कहाँ कहाँ से, कौन कौन से? जैसे सबसे पहले आया है हमारे मंगलाचरण। मंगलाचरण को आपको याद रखना है। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ये मूल याद रखना है आपको। फिर मूल में हमने पढ़ा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। 7 पदार्थ गिनाए। पदार्थ के बाद में हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा, फिर गुण के बारे में पढ़ा। द्रव्य में पढ़ा हमने पृथिव्य तेजो वायुव्य आकाश काल दिक् आत्मा मनांसी नवैव। उसके बाद हमने 24 गुण पढ़े, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागा विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखे इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा धर्म संस्कार 24 गुणाः। गुणों के बाद हमने कर्म के बारे में पढ़ा, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण आगमनानि पंचकर्माणि। और अब हम पढ़ रहे हैं सामान्य। सामान्य के 2 भेद कहे और लिखा सामान्य के लिए परम परम चेति द्विधम सामान्यम द्विविधम सामान्यम। परीक्षा में यही प्रश्न पूछ सकते हैं, सामान्य कितने प्रकार का होता है? तो परम और अपरम, यानी परम का मतलब है पर सामान्य और अपर का मतलब है अपर सामान्य। यह 2 प्रकार का होता है। समझ लेते हैं पर और अपर से क्या तात्पर्य है। परम का मतलब है परम अधिक देश वृत्ति ही और अपरम न्यून देश वृत्ति ही। क्या है? परम अधिक देश वृत्ति और अपर न्यून देश वृत्ति। जो अधिक जगह पर रहता है वो पर सामान्य है और अपर जो कम देश में रहता है वो अपर सामान्य है। कहने का मतलब है कि मनुष्यत्व जाति जो है वो सभी स्त्रियों में पुरुषों में रहती है,
ठीक है। और जितनी भी पशुत्व जाति है वो सभी प्रकार के पशुओं में रहती है, किंतु मनुष्यत्व जाति की अपेक्षा जो पुरुषत्व जाति है वो क्या है, अपर सामान्य न्यून देश वृत्ति वाली है। और पुरुष जाति की अपेक्षा जो मनुष्य जाति है वो कैसी है, अधिक देश वृत्ति वाली, यानी वो पर सामान्य में गिनी जाएगी। यानी जो ज़्यादा जगह पर रहे वो अधिक देश वृत्ति वाली पर सामान्य, जो कम जगह पर रहे वो न्यून देश वृत्ति वाली पर सामान्य। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, संशय नहीं आना है, भ्रम नहीं लाना है। ये एक सामान्य अपेक्षा से होएगा ही होएगा, यानी किसी की अपेक्षा से कोई चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है और कभी वो कम भी हो सकती है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जनसंख्या में अगर पुरुषों की गणना अधिक है तो पुरुष कैसे हैं, अधिक देशवृत्ति वाले, स्त्रियाँ कैसी हैं, अधिक कम देशवृत्ति वाली। लेकिन अगर केरल राज्य की बात की जाए जहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है, वहाँ पर महिलाएं अधिक देशवृत्ति वाली होंगी, यानी वहाँ स्त्रीत्व जाति जो है पुरुषत्व जाति की अपेक्षा अधिक देशवृत्ति वाली सामान्य जातियों में आएंगी और पुरुषत्व वहाँ पे कम पे आएंगे। तो ये क्या है, अपेक्षा बुद्धि से है। ऐसा नहीं कह सकते कि यही परदेश वाली है और यही अपर्देश वाली है। तो इसका आप ध्यान रखें। समझ, इसको सिर्फ समझना है, रटने वाली कोई बात नहीं है इसमें, सिर्फ समझना है इसे। अब सामान्य की परिभाषा क्या है, किम सामान्यस्य लक्षणम, नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। ये आपको याद रखना है कि सामान्य कैसा है, नित्य है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, कोई भी यहाँ पर नित्य नहीं है। इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है, मरेगा ही मरेगा, उसको मरणशील है ही मनुष्य अथवा पशु अथवा कोई भी जन्म लेने वाला व्यक्ति, इंसान या कोई भी जाति जो जन्म लेती है। किंतु जो जाति है वो कभी अनित्य नहीं होगी, वो नित्य ही होगी, वो हमेशा रहेगी। एक पुरुष के या एक स्त्री के या एक पशु के मर जाने पर भी, या बहुत सारे पशुओं के, बहुत सारे मनुष्य के मर जाने पर भी मनुष्यत्व पशुत्व जाति रहेगी। तो नित्यत्वे सति जो सामान्य है वह कैसा है, नित्य है एक तो, और कैसा है, अनेक संवेतत्वम, अनेक लोगों में संवेद होके रहता है। अब ये संवेद होके रहना क्या होता है कि किसी पुरुष में से पुरुषत्व जाति को पृथक नहीं कर सकते, स्त्री में से स्त्रीत्व जाति को पृथक नहीं कर सकते, और किसी एक व्यक्ति में दो जातियां रह सकती हैं। कैसे कि जैसे मनुष्य में किसी पुरुष में पुरुषत्व जाति भी है और उसमें मनुष्यत्व जाति भी है, गाय के अंदर पशुत्व जाति भी है और उसमें गोत्व जाति भी है, स्त्री में स्त्रीत्व जाति भी है और मनुष्यत्व जाति भी है। ठीक है। तो अनेकों में संवेद होके रहे, एक स्त्री में स्त्रीत्व जाति, दूसरी स्त्री में स्त्रीत्व जाति, तीसरी स्त्री में स्त्रीत्व जाति, और संसार की सभी स्त्रियों में स्त्रीत्व जाति रहती है। तो स्त्रियां कैसी हैं, अनेक हैं, और उनमें जाति कैसे रहती है, संवेद होके रहने से तात्पर्य है कि उनमें से उनको पृथक नहीं किया जा सकता, एक स्त्री में से उसकी स्त्रीत्व जाति को पृथक नहीं किया जा सकता। यही सामान्य है। सामान्य का लक्षण क्या है कि वह नित्य है और बहुतों के अंदर रहता है, यही इसका सामान्य अर्थ है। अनेक नित्य है और बहुतों में संवेद होके रहता है या हमेशा रहता है। अर्थ देख लेते हैं एक बार। नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, अर्थात समान अवयव रूप आदि से युक्त अनेक व्यक्तियों में जो समान आकार की प्रतीति होती है, उस प्रतीति का जो कारण है उसे सामान्य कहा जाता है। ये बहुत कठिन शब्दावली है। मैं आप सामान्य और सरल अर्थों में ये देखिए कि जो नित्य है और बहुतों में संवेद होकर रहता है, समवाय संबंध से रहता है, उससे उनको पृथक नहीं किया जा सकता, वही सामान्य कहलाता है। अब सामान्य का एक जो सामान्य अर्थ है कि सामान्य को क्या कहते हैं, जाति भी कहते हैं। तो जाति और सामान्य अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब उसको न्याय की भाषा में सामान्य कहा जाता है और सरल भाषा में उसे जाति कहा जाता है। अपने आशय रूप व्यक्ति के अनित्य होने पर भी, यानी जाति किस में रहेगी, हमेशा किसी ना किसी में रहेगी जाति। महिष है यानी भैंस है, उसमें महिषत्व जाति रहती है। तो वो महिष ऐसा तो है नहीं जो जन्म ले ली वो जीवन भर वही महिष रहेगी, वो उसकी मृत्यु अगर हो गई, वह
इसमें नहीं रही, संसार में नहीं रही तो दूसरी महिष रहेगी वहाँ पे, उसमें महिषत्व रहती, उसमें भी रहेगी। तो जाति तो हमेशा रहती है, लेकिन जिसमें जाति रहती है उसका जो आश्रय है वो कैसा है? अनित्य है। तो अनित्य आश्रय में रहने वाली जाति कैसी होती है? नित्य होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्य नित्य होता है। आगे आने वाले टाइम में हम और जो आगे पढ़ेंगे, सामान्य के बाद विशेष आएगा, समवाय आएगा, अभाव आएगा, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये फिर अंत में एक कंक्लूज़न निकाला जाएगा कि कौन कौन से पदार्थ नित्य होते हैं और कौन कौन से अनित्य होते हैं। ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछ लेते हैं। आज के आपका जो असाइनमेंट है, आपको जो दोहरान के रूप में मैंने प्रश्न दिए हैं वो हैं किम नाम द्रव्यम। आपको द्रव्य की परिभाषा लिखनी है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, दूसरे प्रश्न में नामानी लिखत, आपको द्रव्यों के नाम लिखाने। कति द्रव्याणि, द्रव्य संख्या में कितने हैं। जब कति द्रव्याणि पूछा जाए या कति शब्द किसी के आगे लगाया जाए तब आपको संख्या ही गिननी है वहाँ पर। गुणाः कति, गुण संख्या में कितने हैं। तर्क संग्रह से रचयिता का, तर्क संग्रह के रचनाकार कौन है। और अंतिम प्रश्न है तर्क संग्रह इत्यस्य तात्पर्यम किम, यानी तर्क संग्रह जो शब्द है इस शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको लिखना है। और ये असाइनमेंट आपको लिख कर और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे सामान्य से आगे विशेष के बारे में, विशेष और उसके आगे के पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।